हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के ऊपर। तो रिसेंटली यूके के गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ कमिटमेंट्स ली है कि किस तरीके से कार्बन कैप्चर और स्टोरेज को जो है प्रमोट किया जा सके टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे ये प्रोसेस क्या क्या होती है, यहाँ पे मैकेनिज्म कैसे होती है, इसकी किस तरीके से कार्बन को जो है कैप्चर या फिर स्टोरेज किया जा सकता है, और इसके एप्लीकेशंस और इसके कुछ देखिए भारत में कैसे इनिशिएटिव लिए गए हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपके GS3 पेपर के जो एनवायरनमेंट सेक्शन है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इस तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली यूके गवर्नमेंट ने एक कमिटमेंट लिया है कि कार्बन को कैप्चर करनी चाहिए और स्टोरेज करनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो हो रही है। तो देखिए, अगर हम लोग को प्रोसेस जानना है कि ये कार्बन कैप्चर क्या होती है, कि अक्सर हम लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रियल जहाँ पे इंडस्ट्री होती है तो वहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है तो अलग अलग तरीके से फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है, या फिर जो गाड़ियों से कार्बन एमिट होती है तो ऐसे या फिर पावर प्लांट से जब कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है तो इस प्रोसेस के थ्रू एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है उसको कैप्चर करके उसको स्टोर करने की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये प्रोसेस को ही कार्बन कैप्चरिंग या फिर स्टोरेज बोला जाता है। शॉर्ट फॉर्म में जिसको CSS भी बोला गया है यहाँ पे। तो देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट कर रही है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जितना ज़्यादा होगी ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंजेस उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन ये कार्बन कैप्चर करके उसको जब स्टोर किया जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग एंड जो आपके क्लाइमेट चेंजेस के प्रोसेस को और भी स्लो डाउन कर देगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे अप्रोचेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो कार्बन कैप्चर और स्टोरेज को किया जाता है। तो पहला मेथड है यहाँ पे पॉइंट सोर्स CCS, यानी कि जब किसी सोर्स से अगर कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है वहाँ से ही उसको कैप्चर कर लिया। यानी कि एक पावर प्लांट जो है अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रही है, उस कार्बन जो एमिट हो रही है उसी कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लिया, उसको स्टोरेज किया गया। ये हो गई पॉइंट सोर्स, यानी कि जहाँ से सोर्स हो रही है। दूसरा मेथड जो है डायरेक्ट एयर कैप्चर, यानी कि ऑलरेडी देखिए पॉइंट सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है और एयर के साथ घुल मिल गई है। अभी इस एयर से क्या किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है उसको रिमूव किया जाएगा और उसको अलग अलग तरीके से स्टोर किया जा सकता है। तो ये हो गई दूसरा मेथड जिसको बोला जाता है डायरेक्ट एयर कैप्चर। नेक्स्ट अगर बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ द कार्बन कैप्चर, किस तरीके से इसको कैप्चर किया जा सकता है। तो कैप्चर में देखिए पहला जो पॉइंट है यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड को आइसोलेट किया जाएगा अलग अलग गैसेस से। यानी कि देखिए बहुत ही एरिया में बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे इन गैसों से अलग किए जाएंगे। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोसेस या फिर पावर जनरेशन की भी यहाँ पे जहाँ होती है उस जगहों में ऐसे देखने को ज़्यादा मिलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो उस जगह से कार्बन डाइऑक्साइड को आइसोलेट किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कंप्रेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए कैप्चर कर लिया गया उसको कंप्रेस किया जाएगा। तो कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, ये लिक्विडिफाइड फॉर्म में आ जाएगी और उसको अलग अलग डेजिग्नेटेड स्टोरेज साइट्स में भेजा जाएगा थ्रू पाइपलाइन, यानी लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग जगहों पे भेजा जाएगा। तो तीसरा जो पॉइंट है इंजेक्शन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब कैप्चर कर लिया गया उसको अलग अलग रॉक फॉर्मेशन या फिर धरती के नीचे जो है लगभग 1 किलोमीटर से या उससे भी डेप्थ में कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जाएगा। तो ये प्रोसेस के थ्रू अलग अलग टाइम में अलग अलग यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है। खैर ये जो है प्रोसेस जब धरती के नीचे कार्बन को स्टोर किया जाता है ये एक अलग टॉपिक होती है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए मेन ये कार्बन कैप्चर की जो बात हो रही है इसकी एप्लीकेशन क्या है, क्या इसकी कुछ बेनिफिट्स है, बिल्कुल है। यहाँ पे जब कैप्चर्ड कार्बन को जो है मिनरल्स के साथ रिएक्ट किया जाता है तो स्टेबल कार्बोनेट्स निकलती है, तो अलग अलग मिनरल्स की फॉर्मेशन हो सकती है। दूसरी बात है कि सिंथेटिक फ्यूएल्स, यानी कि फ्यूएल को भी क्रिएट किया जा सकता है जो हम लोग एनर्जी के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके सिंथेटिक फ्यूल को प्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे कि नेचुरल गैस हो गई, सिंथेटिक डीजल हो गई। भले ही ये नेचुरल गैस या फिर सिंथेटिक डीजल ये जब यूज़ किया जाएगा ये फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करेगी, लेकिन किस
तरीके से उसको यूज़ किया जा सकता है उसको भी थोड़ा स्मार्टली इम्प्लीमेंट करना होगा। नेक्स्ट हो गए ग्रीन हाउस एंड इंडोर एग्रीकल्चर। तो ग्रीन हाउस मतलब यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ग्लासेस के चैम्बर होती है जहाँ पे प्लांटेशन की हो जाती है, या फिर इंडोर एग्रीकल्चर। तो ये कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस जो चैम्बर है यहाँ पे सप्लाई किया जा सकता है इंडोर फार्मिंग फैसिलिटी, ताकि प्लांट ग्रोथ को एनहेंस किया जा सके। अक्सर हम लोग जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जो है ऐसे इंडोर फार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे ड्राई आइस प्रोडक्शन, तो कुछ दिन पहले आप लोगों ने अखबार में अगर पढ़ा होगा कि दुबई में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई थी, तो ड्राई आइस के थ्रू गर्मी को कंट्रोल किया गया था। तो ड्राई आइस कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड देखिए ये एक गैस होती है, जब इसको ठंडा किया जाता है ये लिक्विड फॉर्म में आएगी, लिक्विड को फिर से जब ठंडा किया जाएगा ये सॉलिड फॉर्म में आएगी, यानी कि सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होती है। आप मान लीजिए कि -50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा किया जाएगा, यानी कि उससे भी नीचे, तो ये सॉलिड का फॉर्म ले लेती है। और इसको जो है बहुत ऊपर से जब फ्लाइट से छोड़ा जाएगा तब जमीन में जब आती है ये टेम्परेचर को कूल डाउन करती है। तो ऐसे भी जो है ड्राई आइस प्रोडक्शन, तो इसके बारे में अक्सर आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा। तो इस तरीके से भी जो है कम से कम यहाँ पे एक एफोर्ट से जो है उसका यूज़ किया जा सकता है। और अगर बात करेंगे भारत में कुछ कुछ इनिशिएटिव, जैसे कि नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मुंबई जो है वहाँ पे लोकेटेड है। दूसरा जो है नेशनल सेंटर फॉर कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, जो जवाहरलाल नेहरू सेंटर है फॉर एडवांस स्टडीज एंड एडवांस एंड साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरु में। तो ऐसे भी कुछ कुछ रिसर्च चल रही है। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जब भी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट लिए जाते हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकती है, या फिर इसकी इफेक्ट इन द लॉन्गर टर्म कैसा हो सकता है ये भी अभी तक पता नहीं है। तो नेचुरल अगर हम लोग बात करेंगे कि कार्बन कैप्चर, कार्बन सिंक जिसको बोला जाता है, फॉरेस्ट्री, यानी कि एक जगह पे अगर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट्री हो गई तो कार्बन को ऑटोमेटिकली नेचुरली ये कैप्चर कर लेगी। भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पे कार्बन निगेटिव है, यानी कि जितना कार्बन एमिट होता है उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है नेचुरल तरीके से। तो नेचुरली एफॉरेस्टेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और देखिए लो इन्वेस्टमेंट एक टेक्निक है। दूसरा, यहाँ पे अगर अलग अलग कंट्रीज एक साथ मिल के आ गए तो यहाँ पे जो है कंबाइंड तरीके से एक दूसरे के साथ मिल के भी कार्बन डाइऑक्साइड को उसको एमिशन करने में जो है कंट्रोल कर सकती है। तो यहाँ पे रीजनल जो ब्लॉक्स होती है अलग अलग, सार्क हो गई, यहाँ पे बिम्स्टेक, या फिर अलग अलग यूरोपियन यूनियन ऐसे जो है, तो ये भी इनिशिएटिव ले सकती है ताकि एक कनेक्टिंग एरियाज पे उस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल किया जा सके। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, और उसके कुछ कुछ एप्लीकेशंस भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी आइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।